बच्चों, आपको इस लेसन से काफी अच्छी नॉलेज अब अच्छे तरीके से पता चल चुकी होगी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमें क्यों पॉलिटिकल पार्टीज की नीड्स है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस है और किन तरीकों से उसमें रिफॉर्म लाया जा सकता है, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी क्या होती है और हमारे देश में स्टिल अभी कितनी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है और क्या क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनने का। ये सभी चीजें इस लेसन में गिवन थी, जिसके बारे में हमने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा। अब इस लेसन के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है जिसे आपको जानना काफी जरूरी है और वो एग्जाम में डायरेक्ट तरीके से भी आपसे पूछ ले जाते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एमसीक्यू जो फैक्ट बेस्ड है, ताकि आपको इस लेसन को अच्छे तरीके से रिवाइज करने में हेल्प करे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो कि आपके लेसन का भी नाम है और स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में वैसे भी समझ लिया था। तो क्या बात की गई है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह देखने को मिलता है, और साथ ही ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन लड़ने का काम करती है, और साथ ही ये भी एम रखती है कि जब वो इलेक्शन जीत जाएगी तो गवर्नमेंट को रन भी करेगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की एक तरीके से डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। इसके अलावा रूलिंग पार्टी क्या होती है? देखिए, इलेक्शन के अंदर बहुत सारी वेरियस पार्टी पार्टिसिपेट करती है इस वजह से कि वो इलेक्शन को जीत सके, ठीक है। अब इतनी सारी पार्टी में जीतेगा तो एक ही, ठीक है भैया। जो पार्टी जीत जाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहती है, यानी कि वो पार्टी अब जो गवर्नमेंट को रन करेगी। इसके अलावा रूलिंग पार्टी के अलावा और एक पार्टी होती है जिसे हम ऑपोजिशन पार्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सबसे मेन जो वर्क होगा वो ऑपोजिशन पार्टी का होगा कि वो इस रूलिंग पार्टी के ऊपर नजर बनाए रखे कि भैया इन्होंने जो जो प्रोमिसेस किए थे अगर वो उसे फुलफिल नहीं करती तो फिर टाइम आने पर हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखिए आपने जिस पार्टी को चूज किया था वो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर रही, तो उसे हम ऑपोजिशन पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डिफेक्शन जिसे दल बदल के नाम से जानते हैं, तो चेंजिंग पार्टी अलायंसेस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू द डिफरेंट पार्टी। वही बात है कि यहाँ पे जिस उम्मीदवार को, कैंडिडेट को हम वोट देते हैं वो पर्टिकुलर उस पार्टी से रिलेशन तो रखता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पावर की वजह से या फिर पैसों की वजह से, तो आपकी जो वोट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया था उसकी पार्टी को ध्यान में रखते हुए दिया था, उसके कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के दिया था, लेकिन वो तो अपनी पार्टी चेंज कर जाता है, तो उसे हम डिफेक्शन के नाम से जानते हैं कि उसने अपने दल को बदल लिया। इसका एक लॉ भी लाया गया है और एक फेमस एक नारा भी है, आया राम गया राम। आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एक किस्सा था कि जब एक नेता, एक लीडर एक पार्टी में था, फिर वो किसी दूसरी पार्टी में चले गया और शाम होते वो फिर उसी पार्टी में आ गया जिस पार्टी से वो गया था, इसलिए इसको आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। और आज के समय पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना उसके अंदर अलायंसेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो बनी बनी गवर्नमेंट होती है ना वो भी बिखर जाती है, ठीक है। इसके अलावा है एफिडेविट, तो इसके अंदर ऑथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वान, यानी कि वो शपथ लेता है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज एंड हर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी वो चीजें उस एफिडेविट में मेंशन कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू है, यानी उसके द्वारा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो बिल्कुल सच है, उसके अंदर वो एफिडेविट के थ्रू ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा अलायंसेस और फ्रंट का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे देश के अंदर 1989 से लेकर आज तक जितनी भी पार्टी है ना वो अलायंसेस के बेस्ड पर ही चल रही है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्हेन सेवरल पार्टी इन मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो मल्टी पार्टी का, यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी नहीं है, ना ही कोई टू पार्टी सिस्टम है, बल्कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स और द पर्पस ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अ अलायंस और अ फ्रंट।
जैसे यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो कि कांग्रेस का है, एनडीए हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी से मेन इसका लीडर है। तो ऐसे बहुत सारे आपको फ्रंट और अलायंसेस देखने को मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट को बनाने में और बिगाड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो ये हमने स्टार्टिंग में जान लिया था कि अगर किसी भी पार्टी को अगर हम पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले उस पार्टी का एक लीडर होना जरूरी है ताकि भैया एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बात तो कर सके कि ये इस पार्टी का लीडर है। इसके अलावा उसके एक्टिव मेंबर भी होना जरूरी है जो उस पार्टी को प्रमोशन अच्छे तरीके से कर सके, और सबसे मेन है वो है उस पार्टी को मानने वाले उनके फॉलोवर्स कि हाँ भैया किसी भी पर्पस से वो उस पार्टी को पसंद करते हैं, वो पार्टी उन्हें अच्छी लगती है। तो इन तीन कंपोनेंट के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी खासी आइडेंटिटी होती है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके चैप्टर में जो गिवन थे, होप सो के बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए उन एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जिससे कि आप आइडिया लगा सके कि ये जो लेसन है वो आपको कितने अच्छे तरीके से आया। और आप कमेंट सेक्शन में भी अपना स्कोर बता सकते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए ताकि आपको ये लेसन भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आएंगे तो इसलिए उससे भी आपको अच्छी खासी लर्निंग मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इनमें से आपको उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें से एक तरीके से वो डेमोक्रेटिक स्टेट में सही नहीं माना जाता। तो ऑप्शन है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और नन ऑफ दिस। तो देखिए इनमें से एक आंसर तो माना जाएगा ठीक है, जी हाँ, कि वो ठीक नहीं माना जाता, तो इसलिए आप डी वाले ऑप्शन को तो कट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें 2 पार्टी सिस्टम की और मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो ये दोनों ही सिस्टम के अंदर आपको डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। आप यूके का एग्जांपल लो या फिर आप यूएसए का एग्जांपल लो, वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है। इटली, फ्रांस, इंडिया जैसी जो कंट्री है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आप इन सभी जगहों पे डेमोक्रेसी अच्छी खासी देखोगे। लेकिन जब बात आएगी ना 1 पार्टी सिस्टम की, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल 0 लेवल की होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है और जो पार्टी है उसको कोई इलेक्शन लड़ने की क्योंकि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही बार बार जीतते रहेगी। तो चाइना जैसी कंट्री, क्यूबा जैसी कंट्री, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री के अंदर 1 पार्टी सिस्टम है जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पार्टी। मैंने आपको बताया था रीजनल पार्टी किसी भी स्टेट पार्टी की हो सकती है, तो यहां पर एक रीजनल पार्टी का नाम आया है जो कि मैंने टॉप 12 पार्टी बताई थी, उसके अंदर शिवसेना का भी नाम था। तो वो किस स्टेट की रीजनल पार्टी मानी जाती है, गुजरात की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की या फिर मध्य प्रदेश की। तो अगर बात जब बच्चों शिवसेना की आएगी तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन शिवसेना सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर, तो वो महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी मानी जाती है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र के अंदर बच्चों जो गवर्नमेंट है ना वो है शिवसेना प्लस बीजेपी की। अब इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी, इन तीनों की अलायंसेस बना के वहां पे गवर्नमेंट रन की जा रही थी। लेकिन आप देखोगे कि शिवसेना के अंदर ही एक तरीके से डिवाइडेशन देखने को मिला, यानी कि बहुत सारे मेंबर, यानी कि ऑलमोस्ट सभी वो इलेक्टेड मेंबर बीजेपी के साथ अलायंसेस में शामिल हो गए, और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो है एकनाथ शिंदे, उससे पहले जो थे वो थे उद्धव ठाकरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो कौन एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या वो काम इलेक्शन कमीशन का है या फिर प्रेसिडेंट का या फिर लोकसभा के स्पीकर का या फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो आपने चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से जान ही लिया था। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज्ड करता है कि कोई भी पार्टी कौन सी स्टेट पार्टी हो सकती है या कोई भी नेशनल पार्टी हो सकती है, बस उसको जो क्राइटेरिया दिया गया है स्टेट पार्टी बनने का और नेशनल पार्टी बनने का उसे फुलफिल करना जरूरी है, फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है भैया, इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स
इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। तो वो कौन सी पार्टी है जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद में बिलीव करती है? क्या वो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार जी की? क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है कांग्रेस के बाद? या फिर डीएमके है जो कि साउथ इंडियन में काफी स्ट्रांग है, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, तमिलनाडु में ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि दलितों के फेवर में ज्यादातर काम करती है, मायावती इनकी आज के समय मेन लीडर है। तो आपको बताना कि जो पार्टी है वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये इसके ऊपर बिलीव करती है, ये इसकी आइडियोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा बात है कि विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अभी हमने कंपोनेंट के बारे में बात करी थी, तो कंपोनेंट में उसका एक लीडर होना जरूरी है, उसके एक्टिव मेंबर होना जरूरी है, और साथ ही उसका फॉलोवर्स भी होने जरूरी है। वो उनके कंपोनेंट में गिने जाते हैं, जो कि तीन थे। लीडर यहाँ पे मेंशन है, फॉलोवर यहाँ पे मेंशन है, और एक्टिव मेंबर यहाँ पे मेंशन है, लेकिन मिनिस्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा सिक्स्थ है कि डैश इज द मदर पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आज के समय जो रूलिंग पार्टी है बच्चों वो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी रन करती है एनडीए गवर्नमेंट को। तो ये जो बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो किस पार्टी से निकलकर बनी है या फिर उस पार्टी की वो सक्सेसर रही है? तो वो है बच्चों इंडिपेंडेंस के दौरान थी भारतीय जनसंघ। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो वन नेशन वन लैंग्वेज वाली है, तो यही फॉलोअप जो है वो करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार में नीतीश कुमार की, ये इनमें से कोई भी नहीं है। सक्सेसर पार्टी इसकी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी was formed under the leadership of डैश। तो किनके नेतृत्व में ये जो बीएसपी पार्टी है, ये भी एक देश की नेशनल पार्टी है, वो बनी थी? क्या वो कांशीराम थे, मायावती थी, रामजी गौतम थे, या बी आर अम्बेडकर थे? अगर आप तुक्का लगाओगे ज्यादातर आप क्या करोगे, बी आर अम्बेडकर को आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने दलितों के फेवर में बहुत बड़े काम भी किए हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की बात आएगी, बीएसपी की, तो उनकी जो शुरुआत करी थी वो कांशीराम द्वारा की गई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मायावती जो है वो मेन लीडर है बीएसपी की, और ये बीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी के अंदर, क्योंकि जो मायावती है वो यूपी की एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। इसके अलावा डैश एंड डैश आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो मैंने आपको वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी के बारे में बताया था। जब टू पार्टीज की बात आई थी उस सिस्टम की, वो खासकर आपको यूएसए एंड यूके के अंदर देखने को मिलता है। यूएसए के अंदर टू पार्टी सिस्टम में जो दो मेन पार्टी है वो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, और साथ ही यूके के अंदर बात की जाए तो वो है कंजर्वेटिव, और साथ ही दूसरी थी लेबर पार्टी, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फ्रांस, इटली नहीं हो सकता टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल परफेक्टली। इसके अलावा है कि स्टेट पार्टी आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ रीजनल, नेशनल, ऑफिशियल या एक्टिव। तो स्टेट पार्टी को हम कॉमनली कैसे रेफर करते हैं? खासतौर पे रीजनल पार्टी के नाम से हम जानते हैं। जैसे शिवसेना होगी, वो महाराष्ट्र की एक तरीके से रीजनल पार्टी मानी जाती है। उसी तरह जनता दल यूनाइटेड जैसे बिहार की, वो भी एक रीजनल पार्टी मानी जाती है। आरजेडी वो भी बिहार की मानी जाती है। तो हमारे देश के अंदर 50 से ज्यादा ऐसी रीजनल पार्टी जो आज के समय एग्जिस्ट करती है। अकाली दल पंजाब में आपको ज्यादातर फेमस देखने को मिलेगा, डीएमके जैसे तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। लास्ट है बच्चों टीएमसी के बारे में बात हो रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो किनके नेतृत्व में ये जो टीएमसी पार्टी है वो बनी थी? सीताराम मांझी या ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी या फिर शरद पवार? अगर आपने टीएमसी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी हमारे देश की क्या है, नेशनल पार्टी है, तो ये किनके लीडरशिप में बनी थी? वो थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी बच्चों आज के समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, और वो काफी लंबे समय से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी बनी हुई है। और टीएमसी जो थी ये बच्चों कांग्रेस पार्टी से अलग होके ही बनी थी, यानी कि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पार्टी की ही मेंबर थी, लेकिन उनसे अलग होने के बाद उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम टीएमसी रखा। वेस्ट बंगाल में इसका इन्फ्लुएंस काफी अच्छा है, त्रिपुरा, मिजोरम में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। होप्स हो कि बच्चों आपके ज्यादातर क्वेश्चन ठीक होंगे, और अगर सारे 10 आउट ऑफ 10 है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, 6 पार्ट में हमने कंप्लीट किया, और होप्स हो कि बच्चों आपको जो वीडियो वो सभी अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की वीडियो के लिए। तो मिलेंगे बच्चों फिर अपने एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।